हे गाइस, दिस इज प्रशांत फ्रॉम द टेक बुक और ये है Realme P3 Pro बेस वेरिएंट और इसे यूज करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 90 डेज से ज्यादा हो चुके हैं। और वैसे इस फोन के बारे में बात करें तो जब ये लॉन्च हुआ था तब ये बहुत ही एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में रहा था, लेकिन क्या अभी ये फोन लेना एक अच्छी डील रहेगा या नहीं, आइए जानते हैं। नाउ बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये ग्लोइंग इन द डार्क डिजाइन शुरुआत में कूल लगती है बट नॉट फॉर लॉन्ग। लेकिन उसके बिना भी बात करें तो फोन काफी मिनिमल और सटल लगता है और हल्का हल्का ग्लिटरी इफेक्ट भी बैक में मिल जाता है। दैट IP69 इज डेफिनेटली ए गुड एड ऑन टू दिस फोन, जो कि सर्टेन सिनेरियो में आपके लिए यूजफुल हो सकता है। यस ऑफ कोर्स नो वारंटी फॉर वाटर डैमेज बट स्टिल गुड फॉर एक्सीडेंटल सिचुएशंस। और फोन का बैक मैट फिनिश डिजाइन में मिलता है तो स्क्रैचेस भी जल्दी से नहीं आते और स्मजेस भी दिखाई नहीं देते। फोन मेटल फ्रेम में मिलता है so that makes it feel more sturdy। लॉन्ग टर्म में हाथ में होल्ड करने में भी बहुत कंफर्टेबल रहता है और इन हैंड फील भी काफी प्रीमियम है। नाउ स्क्रीन साइड में कोई प्रोटेक्शन मेंशन नहीं की गई, लेकिन एक प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड मिलता है जो कि एक अच्छी बात है। बट ऑलवेज यूज टेम्पर्ड ग्लास बिकॉज नो ग्लास विल प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्रॉपिंग एनीवे। वैसे बॉक्स में काफी अच्छी क्वालिटी का बैक कवर मिलता है, लेकिन ये क्लियर सिलिकॉन केस है जो कि थोड़े दिनों बाद में येलोइश पड़ जाते हैं। एंड इसी से याद आया, कुछ अच्छे बैक कवर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Now coming to the display, this display has everything to elevate your multimedia experience. Well, not everything. We'll talk about that. चारों साइड में almost equal bezels मिलते हैं और ये फोन quad curved display के साथ आता है, basically slide curve on all sides. And honestly, it definitely feels better than curved displays. शायद बहुत लोग इससे एग्री ना करें, लेकिन curved display end consumers के लिए एक nightmare थी for longevity और ग्लास भी नहीं मिलते थे। बाकी इस डिवाइस की बात करें तो सनलाइट विजिबिलिटी काफी अच्छी मिल जाती है, कोई इश्यू नहीं रहता। गुड कलर रिप्रोडक्शन और व्यूइंग एंगल्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। इनफैक्ट डिस्प्ले में किसी तरीके का ब्लैक क्रश इशू नहीं मिलता और ये बात मुझे इस फोन में काफी अच्छी लगी। आप डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1.5K से फुल HD प्लस में भी स्विच कर सकते हैं टू एक्सटेंड बैटरी लाइफ एंड दैट इज रियली गुड। वेल, दैट मिसिंग थिंग इज नो HDR इन नेटफ्लिक्स। इवन वाइडबैंड L3 मिलता है अभी रिसेंट अपडेट के बाद में भी। सो नेटफ्लिक्स में आप सिर्फ SD कंटेंट ही प्ले कर सकते हैं और यूट्यूब में HDR वीडियोस लोग अपने डिस्प्ले की क्वालिटी या फिर इंटरनेट स्पीड को चेक करने के लिए करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलता है एंड इट गेट्स अकम्पनीड बाय ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स। और यहाँ पे 4 स्पीकर प्रोफाइल्स मिलते हैं, लेकिन कोई कस्टम का ऑप्शन नहीं मिला जो कि होना चाहिए था। नाउ स्पीकर्स की बात करें तो देखिए काफी लाउड है और 100% पे भी कोई तरीके का डिस्टॉर्शन नहीं मिलता है, लेकिन इनमें वो जो एक फुल एंड ऑडियो एक्सपीरियंस होता है या फिर एक रिच बेस होता है वो मिसिंग है। थोड़ा सा शार्पर साइड ज्यादा या फिर ट्रेबल थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। बाकी साउंड क्वालिटी इस टेस्ट में सुन लीजिए। सेंसर्स की बात करें तो लाइट सेंसर काफी अच्छे से वर्क करता है, फेयरली सेंसिटिव है और फास्ट भी। और कंपास सेंसर भी काफी अच्छे से वर्क करता है अगर आप गूगल मैप्स में यूज करें तो। इनफैक्ट जायरोस्कोप सेंसर भी काफी अच्छे से वर्क करता है, BGMI में किसी तरीके का डिले नहीं मिलता। एंड इन दी एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर फिजिकल दिया हुआ है जो कि विदाउट एनी इश्यू वर्क कर जाता है। वहीं फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो काफी फेयरली एक्यूरेट है और फास्ट भी। एंड इवन फेस अनलॉक भी ऑलमोस्ट आधा सेकंड के अराउंड लेता है, लेकिन काफी अच्छे से वर्क कर जाता है। इवन लो लाइट को भी कंपनसेट करने के लिए स्क्रीन काफी ब्राइट हो जाती है, तो आप लो लाइट में भी फेस अनलॉक का यूज ले सकते हैं। नाउ हैप्टिक्स आर फेयरली गुड एक्चुअली, प्रीमियम टक टक वाली फीलिंग देते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो भी काफी अच्छा है, हालांकि थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। रिसेंट एप्स ओपन करने में, उनको क्लियर करने में, स्क्रीन को अनलॉक करने में, इनफैक्ट वॉल्यूम और ब्राइटनेस स्लाइडर में आप जैसे ही स्लाइड करते हैं देन इट मेक्स यू फील एवरी स्टेप जब भी आप वो एडजस्ट करते हैं। इनफैक्ट कीबोर्ड में भी काफी अच्छा फीडबैक मिलता है। बाकी कुछ चीजों में मिसिंग है, जैसे कि ऐप ड्रॉवर ओपन करने में, मिनिमाइज करने में, बैक की में, जो कि इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। सॉफ्टवेयर साइड में बात करते हैं, Realme UI 6 मिलता है ऑन टॉप ऑफ Android 15 एंड एज ऑफ नाउ अप्रैल का सिक्योरिटी पैच मिलता है जो कि भी रिसेंटली 25 मई को ही रिसीव हुआ है। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बोलूंगा, लेकिन इस अपडेट को टेस्ट करने के चक्कर में वीडियो थोड़ा सा और लेट हो गया। एनीवे, आप तो 2 वर्ष अपडेट और 3 साल की सिक्योरिटी पैच का प्रॉमिस किया गया है। नाउ बात करें एनिमेशन की तो UI में एनिमेशंस काफी स्मूथ है, फिर चाहे ऐप ड्रॉवर ओपन करें या फिर क्विक टॉगल या फिर जिसको हम कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। वहीं बात करते हैं
ऐप ओपनिंग एनिमेशन की, तो अभी 3 महीने होंगे इस फोन को, और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया था मुझे लगा कि उसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। यू गेट गूगल डायलर प्री इंस्टॉल्ड, लेकिन आप प्ले स्टोर पे जाके ओ डायलर इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर कॉल रिकॉर्डिंग विदाउट अनाउंसमेंट और बीप। वहीं फोन में 20 के अराउंड प्री लोडेड एप्स मिलती हैं, जिनमें से आप ऑलमोस्ट 15 के आसपास अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और फोन को जब आप पहली बार सेटअप कर रहे हो तभी आप बहुत सारी जो रिकमेंडेड सर्विस ऑफ कर दें, जैसे कि ग्लांस और ऐप मार्केट एटसेट्रा। अदर ओएस की तरह यहाँ पे भी गैलरी में एआई फीचर्स मिलते हैं। एआई इरेजर काफी अच्छे से वर्क करता है, और एक फीचर है एआई क्लियर फेस। आई से जस्ट डोंट यूज दैट, आई मीन जस्ट डोंट। ये पूरे इंसान को ही चेंज कर देता है। टॉकिंग अबाउट एआई, आपको सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिलता है और स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिलता है, और इसमें हर ऐप के अकॉर्डिंग ऑप्शंस ऊपर चेंज होते रहते हैं। इसमें स्क्रीन ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलता है, इनफैक्ट वॉइस ट्रांसलेट का भी ऑप्शन मिलता है फॉर 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस। नोट्स ऐप में भी आपको एआई का ऑप्शन मिलता है, एक एआई राइटर का ऑप्शन है। यहाँ पे जस्ट आपको एक रफली एक आइडिया देना होता है और ये आपके लिए खुद से नोट्स बना देता है। इन यूट्यूब और एनी अदर वीडियो प्लेबैक ऐप यू गेट सम ऑप्शंस लाइक इमेज शार्पनर। बेसिकली जस्ट ये बात करते हैं तो थोड़ी सी शार्पनेस और सैचुरेशन बूस्ट कर देता है। बाकी जो सिनेमा साउंड है वो ऑडियो एक्सपीरियंस में थोड़ा सा डिफरेंस लाता है। वहीं रिकॉर्डर में भी एआई का ऑप्शन मिलता है, या आपके वॉइस नोट को समराइज करके नोट्स में सेव कर देता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एआई स्मार्ट लूप का। आप गैलरी में या फिर कोई भी वीडियो फाइल, कोई इमेज फाइल डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, जिस ऐप में भी आप डायरेक्टली उनको यूज करना चाहे। इवन सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि इस एआई स्मार्ट लूप में आप कौन कौन सी ऐप इंक्लूड करना चाहते हैं। और अगर आप डायरेक्टली ये नहीं करना चाहते तो आपको एक फाइल डॉक का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे भी आप अपनी फाइल पुश कर सकते हैं। बाद में जैसे कोई भी ऐप में आपको उनको यूज करना हो तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और अदर रियलमी फोन्स की तरह यहाँ पे भी एयर जेस्चर्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में सपोर्ट करता है, विच इज फन टू डू एट स्टार्ट। लेकिन बाद में आप क्या यूज करते हैं, आप कितने इससे बोर होते हैं या फिर आपको यूजफुल लगता है, ये आप पे डिपेंड करता है। एंड दिस डायनेमिक आइलैंड थिंग इज ऑल्सो यूजफुल इन मेनी वेज एंड इट फील्स कन्वीनियंट टू हैव समटाइम्स। एंड नाउ आई थिंक आई स्पोक सो मच अबाउट द सॉफ्टवेयर, और सारा कुछ एक्सप्लेन करना यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। चलते हैं सीधा स्टोरेज की तरफ। तो यहाँ पे UFS 3.1 और LPDDR4X रैम का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, और यही रैम मैनेजमेंट टेस्ट करने के लिए मैंने 16 एप्स इसमें चला दी, एक के बाद एक लोड करके। सारी एप्स को लोड करके फोन को 5 मिनट लॉक करके छोड़ दिया, और जब चेक किया तो मुश्किल से 1 या 2 ऐप मेमोरी में थी, बाकी सारी आउट ऑफ मेमोरी चली गई थी। इवन मैंने बाद में 12 एप्स के साथ में ट्राई किया और रिजल्ट सेम थे, विच इज ए शेम फॉर ए फोन हैविंग 8GB रैम एंड कॉस्टिंग अराउंड 20,000 रुपीज। इवन जो Samsung F06 आता है 10,000 के अंदर, मैंने उसका रिव्यू किया था, उसका रैम मैनेजमेंट इस फोन से बेटर है। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी। ब्लूटूथ 5.2 और Wi-Fi 6 मिलता है। नाउ ब्लूटूथ मैंने काफी यूज किया है, नो इश्यूज। TWS भी यूज किया है, हेडफोन्स भी यूज किए हैं, रेंज भी काफी अच्छी मिल जाती है। वहीं Wi-Fi की बात करें तो Wi-Fi काफी अच्छे से वर्क करता है। इवन Wi-Fi कॉलिंग वर्क्स फाइन एज वेल। और हाँ, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड है तो Wi-Fi और हॉटस्पॉट एक साथ काम करते हैं। कमिंग टू सेल्यूलर, यहाँ पे 14 5G बैंड्स मिलते हैं, और नेटवर्क कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं मिलता। वॉइस ओवर न्यू रेडियो काफी अच्छे से वर्क करता है, 4G कैरियर एग्रीगेशन भी। एंड नाउ जो जानने में इंटरेस्टेड है 5G प्लस, तो मैंने इस फोन में अभी तक एक बार भी नहीं देखा, बट स्टिल नो इश्यूज विद नेटवर्क कनेक्टिविटी एट ऑल। कॉल क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। एंड वहीं इस फोन में प्रीवियसली एक इशू था, जब भी हम वीडियो कॉल करते हैं और बैक कैमरा से स्विच करते हैं तो बैक कैमरा काफी फोकस सेंड करता था, एंड बहुत बार तो फोकस ही नहीं कर पाता था, लेकिन वो अब फिक्स हो चुका है, सो नो इश्यूज देयर। एंड इवन GPS वर्क्स फाइन, मैंने गूगल मैप्स में काफी यूज किया है, लेकिन यहाँ पे NFC नहीं मिलता, और जिनके लिए रिक्वायरमेंट है उनके लिए ये फोन डील ब्रेकिंग भी हो सकता है। कमिंग टू द बैटरी एंड चार्जिंग, 6000 mAh बैटरी मिलती है और 80 वॉट की चार्जिंग, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब मैं चार्जिंग टेस्ट कर रहा था तो फोन 30 मिनट्स में 49%, 60 मिनट में 95 और ऑलमोस्ट 66 मिनट्स में 100% चार्ज हुआ था। अगेन आपके यूजेस में डिफरेंट भी हो सकता है, कम भी और ज्यादा भी। वहीं बात करते हैं बैटरी स्टेट्स की, तो 2 तरीके की बैटरी स्टेट्स शो करने वाला हूँ। पहला, आप हैवी यूजेस भी मान सकते हैं, या फिर इस 6000 mAh बैटरी को कंसिडर करते हुए एक मिक्स्ड यूजेस भी मान सकते हैं। 2 घंटे BGMI खेला, जिसमें से 1 घंटे मैंने GT मोड में और 1 घंटे से ज्यादा जेंशन इम्पैक्ट खेला। स्क्रीन ऑन टाइम मिला 10 घंटे 25 मिनट। वहीं दूसरे बैटरी स्टेट की बात करते हैं नॉर्मल यूजेज की, तो वो मैं शूट के ड्यूरिंग भी टेस्ट कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। बाकी बैटरी बैकअप नॉर्मल यूजेज में काफी अच्छा मिलता है। इवन जब भी मैंने नॉर्मल यूजेज में भी टेस्ट किया है, इसमें 1 घंटे BGMI तो मैंने डेफिनेटली खेला है। एंड आपकी जानकारी के लिए
पहले बता दें, ये दोनों बैटरी स्टेट अभी अपडेट के बाद के हैं। वहीं बात करते हैं आइडल बैटरी ड्रेन की ओवर द नाइट बैटरी ड्रेन कितना करता है। तो डेटा ऑन रखते हैं तो ऑलमोस्ट 2% का बैटरी ड्रेन मिलता है 8 घंटे में, और वहीं डेटा ऑफ में 1% के आसपास। तो आइडल बैटरी ड्रेन भी कुछ ज्यादा नहीं है। नाउ परफॉर्मेंस साइड बात करें तो दिस इज इंटरेस्टिंग। इस फोन के लॉन्च के टाइम में 24,000 में ये काफी अंडर पावर्ड सा फोन लगा था, लेकिन अभी ऑफर्स के बाद में 20,000 के अंदर मिल जाता है एंड इट इज गुड। इस फोन को जब से मैंने बाय किया है तब से 3 अपडेट मिल चुके हैं, विद लास्ट वन हैविंग अप्रैल सिक्योरिटी पैच। एंटूटू स्कोर की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है, इनफैक्ट इंप्रूव ही हुआ है। और वहीं सीपीयू थ्रॉटलिंग स्कोर की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर या थोड़ा बहुत 1-2% का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। मतलब किसी तरीके का कोई डाउनग्रेड नहीं मिला है। इनफैक्ट 3D मार्क वाइल्ड लाइफ के स्ट्रेस टेस्ट में भी 99% की स्टेबिलिटी मिलती है एंड इनफैक्ट काफी रेस्पेक्टेबल गीकबेंच स्कोर मिल जाते हैं। और ये जितने भी बेंचमार्क्स किए मैंने विदाउट जीटी मोड किए हैं, बिकॉज डे टू डे यूजेस में जीटी मोड आपके लिए उतना प्रैक्टिकल नहीं रहने वाला है। और ये मैं आपको बीजीएमआई स्टेट्स दिखाने के बाद एक्सप्लेन करूंगा व्हाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीजीएमआई। तो 90 FPS का एडवर्टाइज किया गया था, लेकिन बाद में 120 FPS का भी सपोर्ट मिल गया। लास्ट अपडेट के बाद में मैंने 1 घंटे गेम खेला और आपको स्क्रीन पे बैलेंस्ड मोड और जीटी मोड दोनों साइड के मैं कंपैरिजन शो कर रहा हूँ, और जो बेंचमार्क कंडीशंस है वो भी देख लीजिए। बैलेंस्ड मोड की टेस्टिंग में फोन था 80% पर और जीटी मोड के ड्यूरिंग 54% पर, और रूम टेम्परेचर यही 30 डिग्री में 1 घंटा गेम खेलने के बाद में बैलेंस मोड में फोन आ चुका था 65% पर, और वहीं जीटी मोड में फोन आ चुका था 33% पर। मतलब बैलेंस मोड में 1 घंटे में 15% का बैटरी डिक्लाइन, और वहीं जीटी मोड में 1 घंटे में 21% का बैटरी डिक्लाइन। और वहीं टेम्परेचर का डिफरेंस भी आप साइड बाय साइड नॉर्मल मोड और जीटी मोड में देख लीजिए। अब मैंने इस जीटी मोड को प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम इसलिए बताया क्योंकि रूम के टेम्परेचर से फोन का टेम्परेचर 8 डिग्री ज्यादा हो गया था, और ये तो कंट्रोल्ड 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में था। ऑफ कोर्स 30 डिग्री सेल्सियस इजीली मैनेजेबल हो जाता है विदाउट एसी भी, लेकिन हर जगह सिचुएशन ऐसी ही हो जरूरी नहीं, तो ऐसे में ये फोन और ज्यादा हीट अप कर सकता है। बट वहीं जीटी मोड की बात करें, इट डेफिनेटली स्टेप्स अप द गेम। नाउ यहाँ पे एक फीचर मिलता है बाईपास चार्जिंग का। बेसिकली बात करें तो ये आपकी बैटरी को कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं करता, थोड़ा थोड़ा चार्ज तो फोन को करता है। तो यही टेस्ट करने के लिए मैंने रूम का टेम्परेचर मेंटेन किया 30 डिग्री सेल्सियस, बैटरी फोन की थी 50%, और बीजीएमआई मैंने खेला स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम पर, मतलब 120 FPS, और जीटी मोड भी ऑन कर दिया ताकि पता लग सके कि बाईपास चार्जिंग कितना प्रैक्टिकल रहेगा एक्चुअल यूजर्स में। यही गेम खेलते खेलते 1 घंटे के बाद देखें तो फोन की बैटरी आ चुकी थी 63% पर, मतलब सिर्फ 1 घंटे में ऑलमोस्ट 13% फोन चार्ज हुआ, लेकिन टेम्परेचर अभी भी 38 डिग्री सेल्सियस था, जो कि विदाउट बाईपास चार्जिंग के ड्यूरिंग भी हमें ऐसे ही सेम रिजल्ट मिले थे। नाउ बात करते हैं बीजीएमआई में कि FPS वगैरह कितने मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अल्ट्रा एक्सट्रीम मोड में खेलते हैं तो जीटी मोड और नॉर्मल मोड दोनों के FPS आप साइड बाय साइड देख सकते हैं। वहीं अगर आप सिर्फ 90 FPS खेलते हैं तो उसके भी स्कोर कंपैरिजन आप देख लीजिए जीटी मोड और नॉर्मल मोड में। तो ये तो हो गई बेंचमार्क्स, गेमिंग, सभी की बात। लेकिन अगर परफॉर्मेंस साइड में बात करें तो ये फोन बिल्कुल सॉर्टेड है। चिपसेट भी काफी स्टेबल है और ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा किया गया है। डोंट नो आगे वाले अपडेट्स के साथ में क्या हो। नाउ द लास्ट थिंग, कैमरा। बैक में सिंगल 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, सोनी का IMX896 सेंसर विद f1.8 अपर्चर, एंड ऑफ कोर्स द सेकेंडरी इज यूजलेस एज ऑलवेज, नो अल्ट्रा वाइड कैमरा। वहीं फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर के साथ में कैमरा मिल जाता है। नाउ बात करते हैं कुछ डे लाइट फोटोज की। तो बैक कैमरा की बात करें तो काफी क्रिस्प फोटोज कैप्चर करता है, इनफैक्ट सैचुरेशन भी काफी ऑन पॉइंट रहता है। फोटोज आर नॉट ओवरली सैचुरेटेड, डायनेमिक रेंज ऑन पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑल टाइम काफी अच्छे से कैप्चर करता है, और डिटेलिंग भी काफी अच्छी आती है। वहीं स्किन टोन्स की बात करें तो स्किन टोन्स भी काफी नेचुरल साइड में रखने की कोशिश करता है। स्लाइट ब्यूटी मोड मिल सकता है, वो अलग बात है। एंड वहीं अगेंस्ट द लाइट या फिर अगेंस्ट द सन, जहाँ पे पीछे से काफी हार्श लाइट आती है, तो भी काफी अच्छे से मैनेज करता है। वहीं बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो ये भी डिफॉल्टली एक ब्यूटी मोड अप्लाई करता है, इवन आफ्टर डिसेबलिंग ऑल ब्यूटी मोड ऑप्शंस। बट स्टिल जो एंड रिजल्ट्स आते हैं वो काफी अच्छे मिलते हैं। स्किन टोन्स काफी अच्छे कैप्चर करता है, इवन वो सॉफ्टनेस अप्लाई करने के बाद में भी फेस पे काफी फेयर अमाउंट ऑफ डिटेल्स मिल जाती है। वहीं डायनेमिक रेंज काफी डिसेंट और काफी अबव एवरेज मिल जाती है। ओवरऑल जो सेल्फी कैमरा का आउटपुट होता है वो सोशल मीडिया रेडी टाइप सा मिलता है। वहीं बात करते हैं कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स की, तो एज डिटेक्शन काफी अच्छा मिलता है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम एक्यूरेट। सम टाइम हो सकता है कि मैसअप कर दे, लेकिन वो बहुत ही रेयरली होता है। तो कहने का मतलब एज डिटेक्शन में दोनों ही कैमरास फ्रंट और बैक काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। वहीं वीडियो की बात करते हैं तो बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकता है। स्टेबलाइजेशन काफी अच्छा मिलता है, थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, और डिटेल्स काफी अच्छे कैप्चर करता है। इवन अगेंस्ट द लाइट शॉट में भी काफी अच्छे से मैनेज करता है हाइलाइट्स और बैकग्राउंड को। यहाँ पे अल्ट्रा स्टेडी मोड का भी ऑप्शन मिलता है, जिसके बाद फोन फुल HD 60 FPS में वीडियो शूट करता है। ऑफ कोर्स डिटेल्स तो काफी कम हो जाती है 4K से, लेकिन जो
स्टेबिलिटी है वो मच बेटर हो जाती है और डायनेमिक रेंज इसमें भी वही सिमिलर मिलती है। यह है फ्रंट कैमरा की फुटेज फुल HD 30 FPS में, बट विदाउट अल्ट्रा स्टेडी मोड या स्टेबलाइजेशन इनेबल किए। तो मैं ऐसे में चल रहा हूँ, आप देख लीजिए कि फील्ड ऑफ व्यू भी कितना मिल रहा है और स्टेबलाइजेशन ओवरऑल कैसा मिल रहा है। यह है फ्रंट कैमरा की फुटेज फुल HD 30 FPS में ही, लेकिन अल्ट्रा स्टेडी मोड इनेबल करने के बाद या फिर बेसिकली स्टेबलाइजेशन ऑन कर दिया है, तो थोड़ी सी व्यू क्रॉप्ड इन हो गई है, लेकिन फुटेज का जो स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी स्मूथ हो गया है। अभी भी मैं चल रहा हूँ। बाकी ओवरऑल आप साउंड की क्वालिटी भी आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आसपास के नॉइज़ को ये कैसे कैंसिल आउट कर रहा है और मेरी वॉइस कैसे कैप्चर कर रहा है। बाकी अगेंस्ट द लाइट या फिर ऐसे शॉट में आप देख लीजिए कैसी क्वालिटी मिल रही है। और हाँ, मैंने इस फ़ोन के कैमरा में Type-C to 3.5 mm जैक डोंगल लगा के ट्राई किया है, तो ये एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं करता है। नाइट टाइम की फोटोज की बात करते हैं। बैक कैमरा इज प्रीटी कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग गुड फोटोज अंडर चैलेंजिंग लाइट सिचुएशंस। फ्लेयर कंट्रोल थोड़ा सा बेटर हो सकता था, काफी डिसेंट टाइप मिलता है। शटर स्पीड भी काफी अच्छी है, तो अगर जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं या फिर कोई एनिमल भी, तो काफी अच्छे से कैप्चर कर लेता है। वहीं ह्यूमन शॉट्स की बात करें तो वो भी काफी अच्छे कैप्चर करता है। ब्यूटी मोड यहाँ पे भी कंसिस्टेंटली देखा जा सकता है। ड्यू टू ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आप इस फोन से नॉन ब्लरी इमेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन एक्सट्रीम लो लाइट फोटोज में भी स्काई में कोई तरीके की कलर बैंडिंग नहीं मिलती। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो ब्यूटी मोड यहाँ पे भी कंसिस्टेंट है, बट इवन इन लो लाइट इट कैप्चर्स गुड फोटोज जो कि आप कहीं यूज कर सकते हैं। और बहुत ही एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में आप स्क्रीन फ्लैश यूज कर सकते हैं, तो काफी यूजेबल फोटोज मिल जाती है। वीडियोस में बात करें तो बैक कैमरा सीन्स को काफी अच्छे से एक्सपोज करता है। ऑल्दो जो फुटेज है वो काफी नॉइस कैरी करती है, बट स्टिल इट इज काइंड ऑफ यूजेबल। अगर आप मूविंग लाइट्स जैसे सिनेरियो में शूट करते हैं तो फोकस सेंटिंग थोड़ी बहुत मिल जाती है। 4K 30 FPS फुटेज काफी डिटेल कैरी करती है, लेकिन स्टेबलाइजेशन उतना अच्छा नहीं मिलता। बाकी वहीं अल्ट्रा स्टेडी मोड में फुटेज तो काफी स्टेबलाइज हो जाती है, बट यू नो फुल HD इज फुल HD नॉट 4K। वहीं फ्रंट कैमरा की फुटेज की बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट एवरेज। इवन अल्ट्रा स्टेडी मोड में भी EIS की वजह से थोड़ा सा जिटर मिलता है, हालांकि स्टिल ये फुटेज यूजेबल रहती है। नाउ इनके अलावा और भी फुटेजेस हैं जो कि मैं सारी यहाँ पे शो नहीं कर सकता, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दी है। चेकआउट एंड जज देम एट योर ओन स्केल। एंड टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मेरे कुछ एफिलिएटेड लिंक्स भी हैं, उनसे जाइए, कुछ बाय कीजिए, हम भी कुछ अपने शौक पूरे करें। नाउ कंक्लूजन की बात करें तो टू बी फेयर इट वाज अ बैड डील एट 24,000 रुपीज। और उसी टाइम Realme P3 Ultra भी लॉन्च हुआ था विद ऑलमोस्ट 70% मोर पावरफुल प्रोसेसर देन दिस फोन, और हाँ अल्ट्रा वाइड कैमरा भी। तो ऐसी सिचुएशन में ये फोन एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में था और एक काइंड ऑफ बैड डील भी था। बट अभी की बात करें तो ये फोन एक काफी अच्छी वैल्यू डिलीवर करता है। ऑफर्स के बाद में फ्लिपकार्ट पर 20,000 में मिल जाता है, लेकिन जो फ्लिपकार्ट है वो प्राइस काफी फ्लक्चुएट करता है, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। नाउ इसके काइंड ऑफ कंपटीशन की बात करें तो इसी सेम प्रोसेसर के साथ में आने वाला iQOO Z10 या फिर Vivo T4 इससे बड़ी बैटरी डिलीवर करता है, लेकिन सिर्फ एक फुल HD डिस्प्ले के साथ में, जिसको आप बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एडवांटेज मान सकते हैं और शार्पनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसएडवांटेज। बट द पॉइंट इज फुल HD रेजोल्यूशन तो हम इसमें भी स्विच कर सकते हैं, एंड साथ ही ये IP69 कैरी करता है जो कि उस फोन में नहीं मिलता। एंड वही बात करें तो दोनों में ही अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता और NFC। फॉर दैट ऑब्वियसली आपको कोई तीसरा ऑप्शन ही चूज करना होगा। एंड दैट्स माय कंक्लूजन अबाउट दिस फोन, एंड आई होप इट वाज यूजफुल टू यू। एंड अगेन यू कैन सपोर्ट द चैनल बाय परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम माय एफिलिएटेड लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, ताकि मैं भी ये चैनल सस्टेन कर सकूं। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।